हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उमराव क्लासेस। मैं वैभव कुमार आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि मैं अगला टॉपिक वर्णमाला से बनाऊंगा, तो मैं आपके साथ वर्णमाला आज डिस्कस करने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वर्ण की, वर्ण की, तो वर्ण से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वर्ण की। तो वर्ण क्या होता है? तो वर्ण के विषय में अगर कहा जाए, अगर एक शब्द में कहा जाए तो वर्ण के विषय में कह सकते हैं कि वर्ण एक अखंडित ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। ऑप्शन में आपसे सीधा पूछा जाता है कि वर्ण क्या होता है, तो ऑप्शन मिलेगा आपका अखंडित ध्वनि। ठीक है, तो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो वर्ण के भेद होते हैं दो। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, पहला होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर को दोस्तों हम अच के नाम से भी जानते हैं और व्यंजन को हल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब स्वर को अच के नाम से क्यों जानते हैं, ये दोस्तों आपका संस्कृत का टॉपिक है। माहेश्वर सूत्र आप लोग कहेंगे तो मैं डिस्कस कर दूंगा। क्योंकि जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे वर्ण आते हैं वो स्वर कहलाते हैं। जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो स्वर कहलाते हैं, इसलिए स्वर को अच भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग दोस्तों कहेंगे तो मैं माहेश्वर सूत्र आप लोगों के लिए डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं व्यंजन। व्यंजन को हल भी कहते हैं। हल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हल प्रत्याहार के अंतर्गत जितने सारे वर्ण आते हैं वो सारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा स्वर की बात करते हैं। तो स्वर जो होता है ये स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। ठीक है, जिनको बोलने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसे सारे वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना। ठीक, अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन को स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता है। व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो व्यंजन जो होते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, या हम इसको ये कह सकते हैं कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। ठीक है, तो स्वर क्या होते हैं? स्वर की अगर हम बात करें तो स्वर को हम बताया था मैंने, स्वर को अच भी बोलते हैं। और स्वरों की संख्या हिंदी में दोस्तों ध्यान रखिए, स्वरों की संख्या हिंदी में, मैं संस्कृत की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोग कहेंगे तो मैं संस्कृत का भी डिस्कस कर दूंगा, लेकिन अगर स्वरों की बात करें हिंदी में तो स्वरों की संख्या हिंदी में बात करते हैं तो स्वरों की संख्या हिंदी में होती है 11। ठीक है, कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो पहले होता है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री दोस्तों। ठीक है, री के बाद ए, ऐ, ओ और, तो ये सारे वर्ण मिलकर 11 वर्ण होते हैं जो स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये 11 वर्ण स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगर दोस्तों यही कह दीजिए मात्राओं की संख्या कितनी आती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो मात्राओं की संख्या 10 होती है। क्यों? क्योंकि जो आ की मात्रा होती है इसको हम मात्रा में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो मात्राओं की संख्या होती है 10 और स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है, अच्छा अब स्वर की बात करते हैं तो स्वर के भेद जान लेते हैं। ठीक है, तो स्वर के भेद कितने होते हैं? तो स्वर के भेद होते हैं 3। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व को एक मात्रिक भी बोलते हैं और उसके मूल स्वर भी बोलते हैं, और ह्रस्व को ही स्वतंत्र स्वर बोलते हैं। जानिए इसके कई सारे नाम हैं। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक, मूल स्वर या स्वतंत्र स्वर के नाम से भी जानते हैं। और जो दीर्घ स्वर आपका होता है, दीर्घ स्वर को आपको द्विमात्रिक के नाम से भी जानते हैं। और प्लुत जो होता है आपका प्लुत स्वर, इसको हम त्रिमात्रिक के भी नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। ठीक है, अगर ह्रस्व स्वर के बारे में बात करें तो ह्रस्व स्वर वह स्वर होता है जिसको बोलने में एक मात्रा के बराबर का समय लगता है। चूंकि ह्रस्व को हमने बताया था कि एक मात्रिक भी कहते हैं और दीर्घ को द्विमात्रिक भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक मात्रा क्या होता है और ये द्विमात्रा क्या होता है, इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। तो जिसके, अच्छा दीर्घ मात्रिक में जैसे इसमें आ बोला आ, तो इसके विषय में इसमें सबसे कम टाइम लगता है। ठीक है ना। और आ, तो आ बोलने में आ की अपेक्षा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये जो आ होगा ये द्विमात्रिक होगा और इसका जो आधा टाइम पीरियड होगा ये एक मात्रिक होगा। ठीक है, यही दोस्तों एक मात्रिक और द्विमात्रिक है, जिसको एक मात्रा का समय और दो मात्रा का समय। ठीक है, तो ये ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिसको बोलने में एक मात्रा के बराबर का समय लगता है।
तो ऐसे स्वरों को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। पहले छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, जैसे इनको बोलते कैसे हैं, जैसे आ, ई, उ और री। ठीक है ना, तो इनको बोलने में एक मात्रा के बराबर का समय लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे की बात करते हैं। तो आगे आता है आपका दीर्घ स्वर। ठीक है, तो दीर्घ स्वर मैंने बताया कि दीर्घ स्वर जिनको बोलने में 2 मात्रा के बराबर का समय लगता है, ऐसे स्वरों को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके 7 वर्ण आते हैं। 7 वर्णों में कौन कौन से वर्ण हैं जान लेते हैं। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये 7 वर्ण जो होते हैं ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, जो कि 2 मात्रा का बराबर का समय लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोस्तों प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर को हम त्रिमात्रिक बोलते हैं। ठीक है, त्रिमात्रिक के विषय में हम कहें तो त्रिमात्रिक क्या होता है, तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनको बोलने में 3 मात्रा के बराबर का समय लगता है। तो 3 मात्रा के बराबर का समय क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं दोस्तों ओम। ठीक है, ओम, तो ओम को दोस्तों बोलने में कुछ 2 मात्रा से भी अधिक का समय लगता है। अच्छा, ओम में ये जो अवग्रह चिन्ह होता है, इस टाइप का अवग्रह चिन्ह, ठीक है, इसको जान लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, अवग्रह चिन्ह के बारे में हम बात करते हैं। तो अवग्रह चिन्ह क्या होता है, तो ये जो दोस्तों अवग्रह चिन्ह होता है ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि ओम लिखा होता है। ठीक है, तो ओम कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, ओम को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये जो 3 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, इसका मतलब ही होता है 3 मात्रा के बराबर का समय। ठीक है, तो ये पहले जो लिखा जाता था, पहले विद्वान इसको 3 टाइप से लिखा करते थे। आप लोग देखेंगे कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कालांतर में जब इसमें और संशोधन हुए तो इस 3 को, जो 3 लिखा होता था, इसको इस प्रकार से अवग्रह का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ऐसे वर्णों को हम दोस्तों त्रिमात्रिक बोलते हैं। जैसे आपका हो गया ओम। ठीक है, तो ये प्लुत का चिन्ह हो जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लुत चिन्ह। ठीक है, इसके बाद आइए आगे देखते हैं। आगे की ओर चलने पर हमें दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, ये दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर क्या होते हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर, ये दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो दीर्घ स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बना होता है। ठीक है, 2 स्वरों से मिलकर जो समान स्वर होते हैं, ऐसे स्वर जो 2 समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उनको दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोग कहेंगे कि ये दीर्घ स्वर कौन सा था, ये देखो ये वाला दोस्तों, ये जो स्वर के भेद के अनुसार था। लेकिन ये जो है आपका दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ये जो क्या नाम से कैसे मिलकर वर्ण बनते हैं, इस हिसाब से दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर बताए गए हैं। चूंकि अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए आपका ये टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो आपके लिए जानना ये आवश्यक होता है। ठीक है, तो अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर तो ऐसे स्वर होते हैं जो 2 समान स्वरों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, और संयुक्त स्वर क्या होते हैं, जो संयुक्त स्वर होते हैं जो 2 असमान वर्णों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन स्वर ही होते हैं। ठीक है, चूंकि संयुक्त स्वर की बात की जा रही है। ठीक है, तो जो 2 असमान स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर, और जो 2 समान स्वरों से मिलकर बनते हैं उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत क्या कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, ये 3 वर्ण आते हैं दीर्घ स्वर के अंतर्गत। अब ये बनते कैसे हैं, आइए इनको जान लेते हैं। तो जब छोटा आ और छोटा आ मिलकर एक दीर्घ स्वर बनता है तो बड़ा आ बनता है। इसी प्रकार छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बनती है, और छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आगे बात करते हैं संयुक्त स्वर में, तो संयुक्त स्वर आपके होते हैं कितने, ये 4। ठीक है, इनमें कौन कौन से, ए, ऐ, ओ और औ। ये बनते कैसे हैं, आइए इसके विषय में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आ और ई, ठीक है, आ और ई मिलते हैं तो आपका बनता है ए, और आ धन ए। ठीक, आ के साथ अगर ए मिलता है तो आपका बनता है ऐ, आ के साथ ऊ मिलता है तो बनता है आपका ओ, और आ के साथ ओ मिलता है तो आपका बनता है औ। ठीक है, इस प्रकार से ये संयुक्त स्वर हो जाते हैं। ठीक है, अब स्वरों के भेद जान लेते हैं कि स्वरों के भेद कौन कौन से होते हैं। तो स्वरों के कई आधार पर भेद किए गए हैं कई। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद क्या होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद
दो होते हैं। पहला आपका होता है एक मात्रिक और अब दूसरा आपका होता है द्विमात्रिक। मैंने एक मात्रिक और दो मात्रिक बताए थे। सारे आपके वर्ण वैसे की वैसे ही रख दिए जाते हैं कि मात्रा के आधार पर जैसे भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर अगर एक मात्रिक की बात करें तो जितने भी ह्रस्व स्वर थे आपके, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये सारे आपके जो स्वर आ जाते हैं ये आपके आ जाते हैं एक मात्रिक। और जो दीर्घ स्वर आते हैं जो मैंने बताया था दो मात्रिक, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये सारे आपके द्विमात्रिक के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरे भेद के ओर। ठीक है, तो अब इसका ये आपका मात्रा के आधार पर भेद था। अब ये जिह्वा के आधार पर, ठीक है, कि जीव कहाँ कहाँ पर आपकी जीभ चलती है, इस आधार पर हम स्वरों के भेद देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिह्वा के आधार पर अगर भेद की बात करें तो जिह्वा के आधार पर भेद होते हैं कितने? तीन। ठीक है, कौन कौन से भेद होते हैं जिह्वा के आधार पर? तीन भेद होते हैं। पहला होता है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर के लिए बात करते हैं तो जब जीभ आगे आपके आगे वाले सिरे में आपको छूती हुई जाती है तो उसे अग्रस्वर बोलते हैं। जो आगे छूती हुई जीभ जाती है, ऐसे वर्णों को बोलने के लिए जब जीभ आगे छूती है तो अग्रस्वर बोलते हैं। जब जीभ अपनी मध्यावस्था पर होती है तो जब ऐसे स्वरों को बोलने के लिए जो आवश्यकता पड़ती है वर्णों की, उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। और जब जीभ पीछे की ओर जाती है किसी स्वर को बोलने के लिए तो ऐसे स्वरों को हम पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अग्रस्वर की बात करें तो अग्रस्वर में आपका आता है छोटी ई, बड़ी ई, ए। ठीक है, आप इनका जैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो बिल्कुल आपकी जीभ आगे की ओर जाएगी। जैसे ई, ए, तो आपकी जीभ अवश्य आगे की ओर जा रही होगी। अगर हम मध्य स्वर की बात करते हैं तो मध्य स्वर में आपका आता है आ। ठीक है, छोटा आ। ठीक है, ये आपके मध्य स्वर की ओर आता है। अगर हम पश्च स्वर की बात करें तो पश्च स्वर में आपके आते हैं बड़ा आ, उ, ओ, औ। ठीक है, तो ये सारे इसमें जीभ आपकी पीछे की हो जाती है। आप जरूर उच्चारण करें इनका, जैसे आ, उ, ओ, औ। ठीक, तो इस प्रकार से आपके ये जीभ पीछे की ओर खिसकती है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, ये आपके रहे जीभ के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। अब आपके आ जाते हैं मुख विवर के आधार पर, मुख विवर के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, तो ये दोस्तों मुख विवर के आधार पर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर अगर स्वर पे क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से बनते हैं। ठीक है, ज़्यादा पर क्वेश्चन बनते हैं तो यही बनते हैं। मुख विवर क्या होता है? मुख कितना खुलता है किस स्वर को बोलने के लिए। ठीक है, तो किसी स्वर को बोलने के लिए आपका मुख जितना खुलता है, ठीक है, उस आधार पर भी स्वर के चार भेद किए गए। ठीक है, इस आधार पर स्वरों के भेद में चार भाग होते हैं। पहला, अगर पहले भाग की बात करें तो पहला होता है विव्रत, फिर होता है अर्धविव्रत, फिर होता है संव्रत और असंव्रत। अच्छा, विव्रत और संव्रत हम जान लेते हैं कि विव्रत और संव्रत क्या होता है। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करते हैं विव्रत, तो विव्रत में जो आपका मुख होता है पूरा खुला हुआ होता है। ठीक है, और संव्रत में जो होता है आपका मुंह आधा खुला हुआ होता है। ठीक है, संव्रत में आपका मुंह आधा खुला होता है। ठीक है, और इनकी ही अल्पकालिक दशा आदि स्थिति अर्धविव्रत और अर्धसंव्रत की हो जाती है। तो अगर हम विव्रत की बात करें तो विव्रत में जो आपका वर्ण आता है बड़ा आ, आप बोलिए आ, तो आपका मुंह पूरा खुल जा रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका विव्रत वर्ण हो जाएगा वो आपका बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, अर्धविव्रत, इस विव्रत की अपेक्षा कुछ कम मुंह खुलता है। ठीक है, अर्धविव्रत शब्द को या अर्धविव्रत वर्ण को बोलने के लिए। ठीक है, जैसे आप कहेंगे ए, आए, ए, औ। ठीक है, ये ए, औ और जो आपके वर्ण आ जाते हैं ये आपके अर्धविव्रत पे आ जाते हैं। अगर हम संव्रत की बात करें तो संव्रत में जो सब आते हैं ये आधा मुंह ने खुलता है। जैसे आप बोलेंगे ई, उ, तो इसमें विव्रत की अपेक्षा आधा मुंह खुलता है। तो ये सारे जो आपके स्वर आ जाते हैं संव्रत में आ जाते हैं। और आपका जब अर्धसंव्रत की बात करें तो अर्धसंव्रत में बिल्कुल नॉर्मल छोटा सा मुंह खुलता है, जैसे ए, ओ। ठीक है, ए, ओ। ठीक है, तो ए, ओ। ठीक, इस प्रकार से ये जो आपके सारे वर्ण आ जाते हैं आपके अर्धसंव्रत में आ जाते हैं। याद करने के लिए दोस्तों बहुत आसान है। से आप देखिए अर्धविव्रत और अर्धसंव्रत, तो आप आ जाएं ए, ओ, आए, ओ। ठीक है, इसमें तो आपका आ ही है, बाकी जिसमें ई, उ आपके संव्रत में है। ठीक है, अब आ जाते हैं ये आपके हुए मुख विवर के आधार पर। अब आ जाते हैं मुखाकृति के आधार पर। ठीक है, मुखाकृति के आधार पर
कि मुख की आकृति कैसी बनती है। ठीक है, मुख की आकृति कैसी बनती है, इस आधार पर भी स्वर के भेद किए गए हैं दो। ठीक है, कितने भेद किए गए हैं स्वर के? दो भेद किए गए हैं। ठीक है, तो स्वर के दो भेदों में कौन कौन से भेद है? पहला है वृत्तमुखी, दूसरा है आवृत्तमुखी। ठीक है, अगर वृत्तमुखी की बात करते हैं तो वृत्तमुखी में मुंह पूरा वृत्ताकार आपका हो जाता है। ठीक है, और जो आवृत्तमुखी है इसमें आपका मुंह अवृत्ताकार हो जाता है। ठीक है, तो वृत्तमुखी के अंतर्गत आपके जो वर्ण आते हैं आपका होता है उ ऊ ओ औ। आप जरूर बोल के देखिए कि आपका मुंह वृत्ताकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उ ऊ ओ औ। ठीक है, तो ये आपके जो सारे स्वर हो जाएंगे ये वृत्तमुखी हो जाएंगे। ठीक है, आवृत्तमुखी में आप जब देखेंगे तो आ ई ए ऐ, तो ये सारे जो आपके स्वर हो जाएंगे, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे आवृत्तमुखी। तो दोस्तों स्वर आपका यहीं से समाप्त होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं व्यंजन की ओर। तो स्वर आपका यहीं से समाप्त हो जाता है, स्वर पर्याप्त है आपके लिए इतना दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं व्यंजन की ओर। तो व्यंजन को मैंने बताया था, व्यंजन को हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं व्यंजन को? हल। क्यों? क्योंकि जो हल प्रत्याहार का जो माहेश्वर सूत्र दिया आचार्य पाणिनि ने, तो उसमें जो आपके माहेश्वर सूत्र होते हैं उनमें हल प्रत्याहार के अंतर्गत आपके जो वर्ण आते हैं वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की संख्या दोस्तों आपकी होती है 33। कहाँ से कहाँ तक? तो का से हा तक। ये भी दोस्तों बहुत आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि कई बार पूछा गया है कि व्यंजन आपके कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ककारा आपका कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, तो ये कई पूछे जाते हैं आपको, तो जरूर इनको याद रखिए कि व्यंजन की संख्या कितनी है और कहाँ से कहाँ तक होते हैं। ठीक है, तो व्यंजन की संख्या आपकी होती है 33 और ये होते हैं का से हा तक। ठीक है, अगर हम व्यंजन के भेद की बात करें, ठीक है, तो व्यंजन के अगर भेद की बात करते हैं तो व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 3 भेद होते हैं व्यंजन के। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, जो स्पर्श व्यंजन होता है इसको हम वर्णीय व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्णीय व्यंजन। ठीक है, तो ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं तो का से मा तक ये सारे वर्ग आपके होते हैं, जैसे का वर्ग। ठीक है, अच्छा ये वर्ग क्या होते हैं? वर्ग होता है का वर्ग के अंतर्गत आपके आते हैं का खा गा गा अंगा। फिर इसके बाद चा वर्ग के अंतर्गत आपके आते हैं चा छा जा जा इया। फिर टा वर्ग के अंतर्गत आपके आते हैं टाठा डाडा आड़ा। फिर इसके बाद आपका हो जाता है ता वर्ग के अंदर ता था दादा ना, और पा वर्ग के अंतर्गत पा फा बाबा माँ। तो ये 5 प्रत्येक वर्ग में 5 आपके वर्ण होते हैं। और ठीक है, तो ये 5 वर्ग हो गए, तो 5 वर्ग में 5 वर्ण, तो आपकी टोटल संख्या कितनी बन गई? 25। तो जो आपके स्पर्शी व्यंजन की संख्या आपकी हो गई कितनी? 25। कहाँ से कहाँ तक? तो का से मा तक। ठीक है, जरूर ध्यान रखिए इसको कि स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन को यण व्यंजन भी बोलते हैं। क्यों यण व्यंजन बोलते हैं? क्योंकि जो माहेश्वर सूत्र में यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो ये 4 वर्ण आते हैं यण प्रत्याहार के अंतर्गत। आप आगे चल के संधि में जब पढ़ेंगे तो यण संधि में भी ये इन्हीं 4 वर्णों का यूज है, यारा लावा। ठीक है, तो यही जो वर्ण आते हैं आपके यण व्यंजन के अंतर्गत, क्या सॉरी, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको हम यण व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर इसके बाद ऊष्म व्यंजन क्या होता है? तो ऊष्म व्यंजन वो होता है जिसको बोलने में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिस व्यंजन को बोलने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है या उनमें हमें अधिक जोर लगाना पड़ता है, तो ऐसे व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं और शल व्यंजन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत शल व्यंजन, ये भी फिर वही बात आ गई दोस्तों प्रत्याहार की, कि शल प्रत्याहार के अंतर्गत जो जो आपके वर्ण आते हैं वो सारे आपके ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन या शल व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका दोस्तों माहेश्वर सूत्र है। आप लोग कहेंगे तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा माहेश्वर सूत्र पे। ठीक है, कि माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं, कितने होते हैं, किसने दिए, या कितने प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, इस प्रकार से मैं जरूर आपका वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी समझते हैं उस व्यंजन को। तो उस व्यंजन के अंतर्गत आपके आते हैं शा, शा, शा और हा। तो ये जो आपके 4 वर्ण आते हैं ये आपके आते हैं शल व्यंजन के अंतर्गत। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ और व्यंजन होते हैं जैसे संयुक्त व्यंजन। ठीक है,
संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं इसके विषय में हम जान लेते हैं। तो संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों, जो असमान व्यंजनों से मेल के बनते हैं। जैसे उसमें हमने पढ़ा था संयुक्त उत्सर्ग, तो यहाँ पर होता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। जरूर याद करें दोस्तों, ये भी बहुत आपके एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो अक्सर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आप जरूर याद करें कि आपका छत्र, ज्ञ और स्रा, ये 4 जो आपके व्यंजन होते हैं ये आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर इनकी हम बात करें तो जो आपका छा बनता है, छा की अगर हम बात करते हैं तो आपका छा बनता है का और शा से। ठीक है, का और शा से। ठीक है, लेकिन अगर आपसे अगर और डीप में जाना चाहेगा तो आपसे पूछ लेगा का शा, चूंकि इस पे हलंत लग जाएगा तो आपका ये स्वर आपका शेष बच जाएगा, तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो का, शा और आ या तो इस प्रकार से मिलेगा आपका या तो इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं दूसरे वर्ण की ओर, जैसे जिसके बाद आता है त्रा। ठीक है, ये त्रा। ठीक है, तो त्रा की अगर बात करते हैं, त्रा बनता है ता और रा से, ता और रा से। फिर वही बात कि अगर इससे हम और डीप की बात करें तो इसमें रा से हम आ निकाल लेते हैं, तो आपका बनता है ता, रा और आ से मिल करके। फिर इसके बाद ज्ञा की बात करते हैं, तो ज्ञा बनता है आपका जा और इया से। ठीक है, जा और इया से। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जा, इया और आ अगर स्वर खींच लेंगे इससे तो स्वर अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका स्रा। स्रा बनता है आपका शा और रा से मिल करके। ठीक है, शा और रा से मिल करके। ठीक है, तो शा, रा और आ। ठीक है, तो इस प्रकार आपका छत्र, ज्ञा और स्रा ये सारे आपके जो व्यंजन आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है उच्छित या द्विगुण व्यंजन। तो उच्छित और द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं आपके डा और ढा। ठीक है, इनके नीचे जो बिंदी रखी होती है इसे नुक्ता बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके लिए भी कई नियम होते हैं कि कहाँ पर आपका ये नुक्ता लगता है और कहाँ पर नहीं लगता है। तो इस नुक्ता के बारे में जान लेते हैं कि अगर कोई शब्द में शुरुआत में है, ठीक है, अगर शब्द की शुरुआत में नुक्ता डा ढा नहीं लगता है, अगर कोई शब्द अगर डा ढा अगर शुरुआत में आ जाता है तो उस पर नुक्ता नहीं लगता है। जैसे आपका डलिया है, ढक्कन है। ठीक है, तो इसमें नहीं लगा। जैसे अब ढक्कन है तो ढक्कन में नहीं लगेगा, डलिया है तो डा पे नहीं लगा। ठीक है ना, डोरी है, ठीक है, तो नहीं लगता है। लेकिन कह रहा है अगर डा ढा से पहले, डा ढा से पहले कोई आधा अक्षर होने पर स्पर्श व्यंजन डा ढा का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई आपका डा ढा से पहले कोई आधा अक्षर है तो उसमें भी हम नुक्ता नहीं लगाते। जैसे अंडा है तो अंडा में आपका स्पर्श व्यंजन आड़ा आ गया। ठीक है ना, तो इसमें फिर डा में हम क्या नाम से फिर वो नुक्ता नहीं लगाते हैं। जो स्पर्श व्यंजन में होता है आपका डा सिंपल, वही आपका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ बात हो गई नुक्ता विषय में, लेकिन आपका ये जानने का विषय नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों केवल आपका कि उच्छित या द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, तो आपका जानने के विषय है कि डा और ढा होते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए आते हैं आगे। तो आगे की ओर देखते हैं कि अयोगवाह। ठीक है, तो अयोगवाह आपको अंग और आहा को माना जाता है। ठीक है, तो अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो जो अंक आ होता है इन्हें हम लिखा है कि इन्हें ना तो हम स्वर मानते हैं और ना व्यंजन। ठीक है, तो ये ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कुल वर्णों की बात की जाए तो कुल वर्ण कितने हो जाते हैं, तो कुल वर्णों की संख्या अगर हम जान लेते हैं तो आपके 11 आपके स्वर हो जाते हैं, 33 व्यंजन हो जाते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं, 2 आपके उच्छित व्यंजन हो जाते हैं और 2 अयोगवाह हो जाते हैं। इस प्रकार आपके वर्णों की संख्या आपकी हो जाती है 52। ठीक है, तो मैंने दोस्तों चूंकि कई बार ऐसा एग्जाम में होता है कि 52 ऑप्शन पे नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे मैंने कई हिस्से क्रम लिखे थे कि जैसे अगर क्रम ना मिले तो अगर 52 नहीं मिलता है तो आपका 49 मिलेगा। ठीक है, 52 नहीं मिला है तो आपका 49 मिलेगा। अगर ये दोनों नहीं मिलते हैं तो तीसरे नंबर पर आप 46 टिक करेंगे। अगर ये भी नहीं मिलता है तो आप लास्ट में 44 टिक करेंगे। लेकिन आपका
90% आपका ये है कि आपका 52 मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप 49 तो 100% मिल जाएगा। फिर भी अगर नहीं मिलते हैं तो मैंने क्रम लिख दिया है कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में क्या इसको टिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर या व्यंजन को देखेंगे कि कौन कौन से स्वर और व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं, इसके विषय में कल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा तब तक हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चूँकि क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम कैसे यूज ऑफ हो जाएंगे इन ये नियमों से। तो अगर हम ये क्वेश्चन ज़रूर करते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन ज़रूर आपसे रख देता हूँ। लास्ट में 5-10 क्वेश्चन ज़रूर रखता हूँ। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट पर देंगे और मैं इन क्वेश्चंस के आंसर क्रमशः बताता चलूँगा। ठीक है, तो जो पहला है कि निम्न में से दीर्घ स्वर है। ठीक है, निम्न में से दीर्घ स्वर है, कमेंट करके बताइए इसमें दोस्तों क्या सही होगा। ऑप्शन है आपके छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। जल्दी जल्दी फटाफट करके बताइए कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो दीर्घ स्वर, और मैं बताया था दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर क्या होते हैं। दीर्घ स्वर जो वो होते हैं जो दो समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं या दो समान वर्णों के योग से बने होते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है, और जो संयुक्त स्वर होते हैं जो दो असमान वर्णों से या दो असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। तो मैंने आपको दीर्घ स्वर बताए थे, आपका क्या होते हैं, बड़ा आ, ई और ऊ, ये जो आपके होते हैं ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं। ठीक, फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए कमेंट करके कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 44। ठीक, ऑप्शन 2 है आपका 33, ऑप्शन 3 है आपका 52 और ऑप्शन 4 है आपका 48। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों क्या होगा। चलिए ठीक है, तो जो हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं आपकी 52 हैं। कितनी है? 52। मैंने बताया था, चूंकि मैंने इनका क्रम बता रखा था, तो सबसे पहले वरीयता हम देंगे 52 को। ठीक है, तो आपके हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं कितनी हैं? 52। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? अर्ध विवृत स्वर है, ऑप्शन ए है आपका बड़ा ऊ, फिर इसके बाद है ए, फिर इसके बाद आए और आ। तो इनमें बताइए दोस्तों फटाफट कमेंट करके कि इसमें अर्ध विवृत स्वर कौन है। अभी मैंने पढ़ाया था अर्ध विवृत स्वर कौन है। फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए कि अर्ध विवृत स्वर कौन सा है। चलिए दोस्तों, मैंने बताया था जो अर्ध विवृत स्वर होते हैं कौन कौन से होते हैं, और जो आपके अर्ध विवृत स्वर होते हैं आपके होते हैं अय और औ। ठीक है, अर्ध विवृत स्वर आपके कौन होते हैं? अय और औ। मैंने बताया था मुख्य विवर के आधार पर स्वर के भेद 4 भेद बताए थे, विवृत, अर्ध विवृत, संवृत और अर्ध संवृत। ठीक, इसमें अर्ध विवृत के अंतर्गत आते हैं आपके अय और, तो आपका आंसर सही होगा 2 ऑप्शन अय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में फटाफट कमेंट करके बताइए कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13? फटाफट कमेंट करिए दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। चलिए, तो हिंदी वर्णमाला में अगर स्वरों की बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक, कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। मैं हिंदी की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ओ और औ किस प्रकार का वर्ण है? ओ और औ, सॉरी यहाँ पर ओ के बाद औ है। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चूंकि दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं है इस क्वेश्चन को, चूंकि मैंने अभी 4 स्थान बता नहीं रखे हैं। वैसे मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूं कि ओ और औ आपके होते हैं कंठोष्ठ। क्या होते हैं? कंठोष्ठ। ठीक है, ये टॉपिक दोस्तों मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 52, 25, 44 और 33।
कमेंट करिए दोस्तों कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। चलिए, तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन की संख्या की बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजन की संख्या आपकी होती है का से माँ तक। ठीक है, का से माँ तक आपके जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, तो इस प्रकार से स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 25। ठीक, कितनी हो जाती है? 25। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन होते हैं कहाँ से कहाँ तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। आपका ऑप्शन है का से माँ तक, का से ज्ञा तक, आ से ज्ञा तक और का से हा तक। फटाफट कमेंट करिए दोस्तों कि स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं। चलिए दोस्तों, जो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है का से माँ तक, मैंने अभी बताया आपको कि स्पर्श व्यंजन की संख्या आपकी कहाँ से होती है, कहाँ से होती है? का से माँ तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है, तो आपका अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? फटाफट दोस्तों कमेंट करिए कि आपका अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। चलिए दोस्तों, मैंने अंतस्थ व्यंजन के बताया था, अंतस्थ व्यंजन को हम यण व्यंजन भी बोलते हैं। यण व्यंजन के अंतर्गत आपका कौन से आते हैं? या, रा, ला और वा। ठीक है, तो इनमें से आपका जो ऑप्शन सही होगा आपका होगा ला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से उस व्यंजन नहीं है, उस व्यंजन। चलिए उस व्यंजन की बात करते हैं तो उस व्यंजन में सबसे पहले मैंने उस व्यंजन में बताया था कि उस व्यंजन को हम सल व्यंजन भी या संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत आपके जो आपके वर्ण आते हैं शा, शा, शा और हा। ठीक, ये सारे वर्ण जो आपके आते हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें में से कौन सा नहीं है? तो ये ला, क्योंकि ला जो है आपका अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। फटाफट दोस्तों कमेंट करिए कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। चलिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या मैंने बताई थी, संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। मतलब कौन कौन सी होती है? मैंने संयुक्त व्यंजनों की संख्या बताई थी कि जो संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं, आपका होता है छा, फिर इसके बाद होता है आपका त्रा, फिर उसके बाद होता है आपका ज्ञा और इसके बाद होता है आपका स्रा। ठीक, छ, त्र, ज्ञा और स्रा। ठीक, ये सारे आपके होते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो इनमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो आप देख लीजिए कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। आपका छा, जो आपका जो छा मिला होता है का और शा के योग से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं से समाप्त करते हैं। फिर इसके बाद कल हम वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, जो आपका ये सेशन है आपका बिल्कुल मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो आपका ये यूपी टेट, सी टेट, यूपीएसआई, आरओ या आपका टीजीटी, पीजीटी या कोई भी वनडे एग्जाम आपका होता है या बैंकिंग लेवल में जो भी हिंदी आती है सारी इसी से आने वाली है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, जिससे दोस्तों मैं अपने कंटेंट को और ज़्यादा अच्छा कर सकूं। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जिससे इस वीडियो का फ़ायदा भी दोस्तों और लोग भी प्राप्त करें, जो कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, चूँकि टेट भी आपका आगे आने वाला है। ठीक है, तो इसको दोस्तों फटाफट शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं। तो कल का आपका टॉपिक ज़रूर आप ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो कल का जो वीडियो होगा आपका जो बचा हुआ इसका जो वर्णमाला का शेष है कि कौन कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं उसके विषय में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।